Good morning, students. Welcome to all of you ABN online classes. Myself, Rakesh Rolia. I am your economics teacher. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देखो आप लोगों की जो बुक्स है, आप लोगों ने 11th क्लास में जो पढ़ा है उसमें आपकी दो बुक्स चलती थी। पहले तो थी आपकी जो एक तो थी स्टैटिक्स और एक थी आपकी इंडियन इकोनॉमी, मतलब एक तो आपके सांख्यिकी और एक थी आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था। सेकंड जो आपकी 12th क्लास है, 12th क्लास में आपकी दो बुक होती है। पहली जो बुक है वो है, उसका नाम है, पहली जो बुक है उसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरी जो बुक है आपकी, जो सेकंड पार्ट है आपका, उसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, ये तो व्यष्टि और समष्टि तो अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है अभी? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र धन एवं संपत्ति का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र क्या होता है? धन एवं संपत्ति का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब अर्थव्यवस्था के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करते हैं अपन? धन और संपत्ति मतलब मनी जो भी है, मुद्रा या फिर संपत्ति जो है, उसको देखने के लिए, उसको जांचने के लिए अपन क्या करते हैं? अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दे रखी है वो एक सिंपल परिभाषा जो अपने को दे रखी है वो क्या है? अर्थशास्त्र एक वह क्रिया है जिसमें उन सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अर्थशास्त्र क्या है? एक वह क्रिया है जिसमें उन सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनकी दिशा या तो संतुष्टि को अधिकतम करने, मतलब अर्थशास्त्र में अपन उन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है अभी, कि लोगों को क्या मिले? ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिले, अधिकतम संतुष्टि मिले। धन को अधिकतम करने, अधिक ज्यादा से ज्यादा क्या हो, धन भी क्या हो भी या फिर मुद्रा भी क्या हो भी, ज्यादा से ज्यादा क्या की जा सके? बढ़ाई जा सके। धन में क्या की जा सके? वृद्धि की जा सके। अधिकतम करने वह सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की ओर होती है और समाज का भी क्या हो भी कल्याण हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र को क्या किया जाता है? कार्य या प्रयोग में लिया जाता है। मतलब लोगों को संतुष्टि भी अधिकतम मिले, लोगों को धन की प्राप्ति भी अधिक हो और समाज का भी क्या हो भी कल्याण। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपन क्या करते हैं अभी? ये अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र की एक सिंपल सा जो अर्थ है वो तो मैंने आपको बता दिया कि अर्थशास्त्र धन एवं संपत्ति का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको बता दी कि अर्थशास्त्र वह क्रिया है जिसमें उन सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। कौन सी आर्थिक क्रियाएं? जो किसके लिए हो? वह आर्थिक क्रियाएं जो जिससे क्या हो भी लोगों को अधिकतम संतुष्टि मिले, जिससे क्या हो भी धन में भी क्या हो भी वृद्धि हो और समाज का भी क्या हो कल्याण हो। तो उन क्रियाओं को अपन क्या करते हैं? अर्थशास्त्र के अंदर सम्मिलित करते हैं। अब जो अर्थशास्त्र का जो कार्य करता है, अर्थशास्त्र का जो मुख्य विषय जो होता है वो क्या होता है अभी? अर्थशास्त्र जो अपन पढ़ते हैं तो उसका कोई कारण तो होगा। अर्थशास्त्र का जो अध्ययन किया जाता है अपने देश में, अर्थशास्त्र का जो अध्ययन किया जाता है वो किसी न किसी कारण से होता है। तो वो विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है अर्थशास्त्र का, वो आप देखिए। अर्थशास्त्र क्या करता है अभी? अर्थशास्त्र में सीमित साधनों को असीमित आवश्यकताओं में इस प्रकार विनियोजित किया जाता है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अर्थशास्त्र में क्या होता है अभी? सीमित साधनों को असीमित आवश्यकताओं में इस प्रकार विनियोजित किया जाता है कि अधिकतम क्या हो भी संतुष्टि प्राप्त हो सके। ठीक है, देखो क्या होता है अभी अर्थशास्त्र में क्या होता है कि सीमित साधनों को असीमित आवश्यकताओं में इस प्रकार विनियोजित करना कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। कोई भी व्यक्ति जो होता है उसके पास में क्या होते हैं अभी?
साधन, साधन का मतलब इनकम, रिसोर्स जो है वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, ठीक है। और उसकी जो आवश्यकताएं होती है वो क्या होती है, असीमित होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी आवश्यकताएं क्या है, अभी सीमित है। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या है, असीमित है, लेकिन उसके पास में साधन जो है वो क्या है, सीमित है। अब उन सीमित साधनों से वो अपनी असीमित आवश्यकताओं की किस प्रकार से पूर्ति करे, ये अर्थशास्त्र के द्वारा क्या किया जाता है, समझाया जाता है। अर्थशास्त्र ये बताता है कि आपको अपने सीमित साधनों को असीमित आवश्यकताओं में किस प्रकार क्या करना है, विनियोजित करना है, जिससे आपको क्या हो भी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। जैसे अगर अपने को अपने सीमित साधन है तो अर्थशास्त्र ये बताता है कि भी जो आपके साधन है, ठीक है, उनसे आपको अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा करना है जो आपके लिए क्या है भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा उपयोगी है। भाई आपकी एक लिमिटेड इनकम है, तो जो चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं उनको आप क्या करोगे, पहले पूरा करोगे। उसके बाद की जो आवश्यकताएं हैं उनको आप क्या करोगे, बाद में पूरा करोगे, ठीक है। तो जो चीज अपने लिए ज्यादा जरूरी है उनको अपने को क्या करना है, पहले पूरा करना है। उससे क्या होगा कि अपनी जो उससे क्या होगा कि अपनी जो संतुष्टि का जो लेवल होगा या संतुष्टि जो अपने को मिलेगी वो अधिकतम मिलेगी। तो अर्थशास्त्र ये बताता है कि सीमित साधनों को असीमित आवश्यकताओं में इस प्रकार विनियोजित करना या व्यवस्थित करना कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। उसके बाद में अपन देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र, ये दे रखे हैं, इसमें आपको केवल नाम दे रखा है। तो अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र है उनको क्या किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संपत्ति का विज्ञान, जिनके अर्थशास्त्री का नाम है, ये 2 अर्थशास्त्री हैं, एडम स्मिथ और जेबी से। दूसरा है वो है भौतिक कल्याण का विज्ञान, इनके अर्थशास्त्री का नाम है अल्फ्रेड मार्शल और एसी पिगू। तीसरा जो है उनका नाम है चयन का विज्ञान, इनके अर्थशास्त्री का नाम है रॉबिन्स। और चौथा है वो है अपने गत्यात्मक प्रगति एवं विकास का विज्ञान, इनके अर्थशास्त्री का नाम है पॉल ए सैमुअल्सन। तो ये तो अपने को इनके क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। इनको बस बेसिकली अपने को देखना है। एसी पिगू की एक परिभाषा भी दे रखी है कि उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र में सामाजिक कल्याण के उस भाग को सम्मिलित किया जाता है, अर्थशास्त्र में सामाजिक कल्याण के उस भाग को सम्मिलित किया जाता है जिसे मुद्रा के रूप में क्या किया जा सके, मापा जा सके, जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सके, उसे अपन क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आता है अपना अगला टॉपिक, वो आता है केंद्रीय आर्थिक समस्या। केंद्रीय आर्थिक समस्या मतलब प्रत्येक व्यक्ति के सामने, प्रत्येक संस्था के सामने, प्रत्येक कंपनी के सामने या अपने देश की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके सामने ये क्या होती है, कुछ केंद्रीय समस्याएं आती हैं। और वो समस्याएं क्या होती हैं, जब अपन क्या करते हैं, किसी व्यवसाय को क्या करते हैं, शुरू करते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले या कोई भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सामने क्या आता है, ये प्रॉब्लम आती है कि जो सबसे पहली जो समस्या है वो क्या आती है कि क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। तो सबसे बड़ी क्या आएगी, अपनी सबसे पहली जो समस्या है वो क्या आती है, क्या उत्पादन किया जाए, किस चीज का उत्पादन करना है। वर्तमान में जिस वस्तु की मांग अधिक होती है उस वस्तु का अपने को क्या करना है, उत्पादन करना है। जिस वस्तु की क्या होती है, मांग अधिक होती है, उसका अपने को क्या करना है, उत्पादन करना है, ठीक है। मतलब वर्तमान में जिस वस्तु की लोग ज्यादा मांग कर रहे हैं, जिस वस्तु को लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, उसको ही अपन क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। जिसकी मांग ज्यादा होगी उसकी बिक्री अधिक होगी, नहीं कि ये तो है नहीं कि भी जिसकी मांग कम हो रही है उसका अगर अपन उत्पादन करेंगे तो उससे अपनी वस्तु का विक्रय नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली जो अपनी समस्या है उसका क्या नाम है, क्या उत्पादन करना है। और इस समस्या का समाधान क्या है कि वर्तमान में जिस वस्तु की मांग अधिक होगी उस वस्तु का अपने को क्या करना है, उत्पादन करना है। पहली समस्या ही उसका समाधान हो गया। इसका एक उदाहरण भी दे रखा है
क्या उदाहरण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कार का उपभोग है उपयोग अधिक मात्रा में होता है, तो वहां की अर्थव्यवस्था एवं उद्योग द्वारा गाड़ियों का अधिक उत्पादन किया जाता है। मतलब जो अपना यूएस या अमेरिका जो है, वहां पे क्या होता है अभी, जो अपनी कार होती है, गाड़ियां जो होती है कार, उनका यूज क्या होता है वहां पे ज्यादा होता है, उपयोग ज्यादा होता है। इसलिए वहां पर क्या होता है अभी, वहां की जो अर्थव्यवस्था है या वहां के जो उद्योग है वो क्या करते हैं, गाड़ियों का उत्पादन ज्यादा करते हैं। अब पहली समस्या का समाधान हो गया। जैसे ही पहली समस्या का समाधान होगा, उसके बाद में दूसरी समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। वो दूसरी जो केंद्रीय आर्थिक समस्या है वो क्या है, उत्पादन कैसे करना है। उत्पादन करना कैसे है, नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकी के एवं कुशल कर्मचारियों के द्वारा वस्तु का क्या करना है, उत्पादन करना है। मतलब नवीनतम तकनीकी एवं योग्य कर्मचारियों के द्वारा क्या करना है, वस्तु का उत्पादन करना है। ये आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि बनाना क्या है, लेकिन अपने को बना, जो भी वस्तु आप बना रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, नवीनतम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का क्या करना होगा, यूज करना होगा। और जो कुशल कर्मचारी है, जो टैलेंटेड एम्प्लॉइज है, उनके थ्रू अपने को क्या करना है, उत्पादन करना होगा। उससे क्या होगा, वस्तु का उत्पादन भी क्या होगा, अधिक होगा, और लागत भी क्या आएगी, कम आएगी, खर्चा भी क्या होगा, कम होगा। तो उससे अपने को क्या होगा, एक तरह से आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी। दूसरी समस्या कैसे उत्पादन करना है, नवीनतम तकनीकी एवं योग्य कर्मचारियों के द्वारा अपने को क्या करना है, उत्पादन करना है। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है किसके लिए उत्पादन करना है। किसके लिए उत्पादन करना है भाई, उत्पादन अपन किसके लिए करेंगे भाई, जिस व्यक्ति के पास क्या हो भी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर होगा, उसके लिए अपने को क्या करना है, उत्पादन करना है। जिस व्यक्ति के पास क्या हो भी क्रय शक्ति हो, परचेजिंग पावर हो, उनके लिए अपने को क्या करना होगा, उत्पादन करना होगा। अब आप बोलोगे कि सभी के लिए क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिनको हर एक व्यक्ति खरीद नहीं सकता है। जैसे एक मर्सिडीज बनाने वाली कंपनी है, वो मर्सिडीज बनाती है तो सभी लोग उसको नहीं खरीद सकते हैं, फिर भी कंपनी मर्सिडीज बनाती है। तो कंपनी उतनी मर्सिडीज बनाती है जितने लोग उसको बाजार में खरीदने की क्रय शक्ति रखते हैं, परचेजिंग पावर रखते हैं। तो आपको किनके लिए उत्पादन करना है, जिन व्यक्तियों के पास में क्या हो भी परचेजिंग पावर हो, क्रय शक्ति हो, उनके लिए अपने को क्या करना है, उत्पादन करना है। ये अपना क्या हो गया, केंद्रीय आर्थिक समस्याएं आई अपनी। ये अपनी 3 केंद्रीय आर्थिक समस्याएं थी। क्या उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करेंगे, जिस वस्तु की मांग सबसे अधिक होगी उसका उत्पादन करेंगे। कैसे उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करेंगे, नवीनतम तकनीकी एवं योग्य कर्मचारियों के द्वारा अपने को क्या करना है, उत्पादन करना है। और थर्ड जो आता है वो आता है, थर्ड जो आता है वो आता है कि किसके लिए उत्पादन करना है, जिस व्यक्ति के पास क्या हो भी क्रय शक्ति हो, उसके लिए क्या करना है, अपने को उत्पादन करना है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है अपना, वो अपने को दे रखा है सीमांत उत्पादन संभावना वक्र, या उत्पादन संभावना वक्र भी अपन इसे कहते हैं। सीमांत उत्पादन संभावना वक्र या उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। सीमांत उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, यह दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो साधनों की एक निश्चित मात्रा के साथ तैयार किए जाते हैं। ये क्या करता है अभी, दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो साधनों की एक निश्चित मात्रा के साथ क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। मतलब इसकी क्या है, कुछ मान्यताएं। देखो ये क्या करेगा, दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग दर्शाएगा। संयोग मतलब ये देखो उत्पादन, ये टेबल दे रखी है इसमें, ये ए संभावनाएं दर्शाएगा, ए संभावना, बी सी डी ई एफ जो संभावनाएं अपने को दे रखी है, ये क्या करता है, इन संभावनाओं को दर्शाता है। इसमें अपन क्या करेंगे, वैसे तो अपन बहुत सारी लेकिन दो वस्तुओं के आधार पे इसको समझना क्या होगा, आसान होगा। तो ये क्या है कि दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग दर्शाता है जो साधनों की एक निश्चित मात्रा के साथ तैयार किए जाते हैं। इसकी एक मान्यता होती है, इनकी मान्यता है। मान्यता क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। मान्यताएं क्या होती है,
ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, उनके बेस पे अपने को क्या करना होगा, इस उत्पादन संभावना वक्र को बनाना पड़ेगा। मतलब इनके आधार पे, इनमें अपन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर इनमें कोई परिवर्तन होगा तो उत्पादन संभावना वक्र भी में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो वो मान्यताएं क्या है, पहली मान्यता है साधनों की निश्चित मात्रा होना। मतलब अगर अपन उत्पादन संभावना वक्र बना रहे हैं तो साधन जो है वो क्या होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। मतलब 10 अगर साधन है तो 10 के 10 साधन होने चाहिए। उनको न तो अपन 11 कर सकते हैं और न ही उनको अपन 9 कर सकते हैं, उनमें कोई कमी या वृद्धि नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो, दूसरी जो मान्यता है वो क्या है, पूर्ण रोजगार। अर्थात साधन जो है वो न तो अप्रयुक्त होने चाहिए और न ही अल्प प्रयुक्त होने चाहिए। मतलब जो अपने पास जो 10 साधन है, वो 10 के 10 साधनों की जो पूर्ण क्षमता है, उनका जितना पावर है उतने पावर तक उनका क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। उनकी जितनी क्षमता है उतना अपने को क्या करना है, उनका प्रयोग करना है। ये नहीं कि उनकी अगर 100% कैपेसिटी है तो अपन उनका 80% यूज कर रहे हैं, 20% वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका क्या होना चाहिए, पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, पूरा यूज होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो दे रखा है वो है तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं। मतलब टेक्नोलॉजी भी क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तकनीक में भी क्या होना चाहिए, कोई परिवर्तन आना नहीं चाहिए। ये तीन क्या होती है, इसकी मान्यताएं होती हैं। और इन तीन मान्यताओं के आधार पे ही अपन क्या करेंगे, उत्पादन संभावना वक्र या सीमांत उत्पादन संभावना वक्र को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। देखो क्या होता है, अब अपन क्या करते हैं, उत्पादन संभावना वक्र को एक एक टेबल से समझते हैं। एक टेबल बना रखी है मैंने, देखो ये टेबल क्या है, देखो इसमें दे रखी है उत्पादन संभावनाएं। इसमें कई ABCDEF जो उत्पादन संभावनाएं दे रखी, और अपन ने क्या ले रखी है, साथ में दो वस्तुएं ले रखी है। क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र तो क्या करता है, दो वस्तुओं के क्या करता है, संयोग दर्शाता है। तो दो वस्तुएं अपन ने ली है। पहली जो वस्तु है वो है कपड़ा, जो प्रति मीटर में दे रखा है, और गेहूं जो दे है वो प्रति क्विंटल में दे रखा है। और साथ में अपने को दे रखी है, वो दे रखी है अवसर लागत, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसको अपन क्या करते हैं, डायग्राम से समझते हैं। अपन ने क्या किया, एक्स लेवल, एक एक्स लेवल लिया और एक वाई लिया। ठीक है, एक्स पे अपन ने क्या किया, अभी जो अपना कपड़ा है उसको लिया है, और वाई पे जो अपन ने क्या किया, गेहूं को लिया है। अब अपन इस डायग्राम को या इस पीपीसी कर्व को अगर अपने को बनाना है तो अपन क्या करेंगे, पहले से कुछ पॉइंट लेंगे। जैसे अपन ने एक्स जो कपड़ा है उसके लिए अपन ने 1 2 3 4 5 इस तरह से पॉइंट लिए हैं, और गेहूं जो है उसके लिए हमने इक्वली जो डिफरेंस के जो पॉइंट है वो लिए। जैसे पहले 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है और 16 है। इस तरह से अपन ने पॉइंट लिए हैं। ठीक है, अब आता है, इसको अपन क्या करते हैं, बनाते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि भी अपने पास में जो साधन है वो कितने हैं, 10 साधन। अब इन 10 साधनों को, अगर आप इन 10 साधनों को, इन 10 के 10 साधनों को क्या करोगे, तो ये जो 10 साधन है इनको न तो अपन बढ़ा सकते हैं और न ही इनको कम कर सकते हैं। और इन दोनों साधनों से अपने को क्या करना है, इन दोनों चीजों को प्राप्त करना है। ठीक है, या बनाना है। तो अगर ये 10 के 10 साधन अपन क्या करें, कपड़े के उत्पादन में लगाएंगे तो अधिकतम कितनी यूनिट बना सकते हैं, 5 प्रति मीटर कपड़ा बना सकते हैं। और अगर गेहूं में लगाएंगे तो अधिकतम कितनी बना सकते हैं, 15। अब अपन ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो जितने साधन है वो सारे के सारे किस में लगे हुए हैं, गेहूं के उत्पादन में लगे हुए हैं। किसके उत्पादन में लगे हुए हैं, गेहूं के उत्पादन में लगे हुए हैं। अब 10 के 10 साधन अगर गेहूं के उत्पादन में लगे हुए हैं तो कितनी यूनिट बनती है, 15 यूनिट बनती है। और अब सारे साधन अगर गेहूं में लगे हुए हैं तो गेहूं की तो कितनी बन रही है, 15। और कपड़े की कितनी बनेगी, 0, क्योंकि सभी साधन किस में है, गेहूं में। अब हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि
कपड़े की जो डिमांड है वो क्या हो रही है, मार्केट में ज्यादा हो रही है। कपड़े की क्या हो रही है, मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रही है, लेकिन अपने पास में साधन तो क्या है, सीमित है। अलग से तो अपन साधन ला नहीं सकते। तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, जो साधन गेहूं में लगे हुए हैं उन साधनों को गेहूं से तो हटाएंगे और किस में लगाएंगे, कपड़े में लगाएंगे। कैसे? और वो साधनों का जो अपन, जिन साधनों का वो लगाएंगे वो क्या करेंगे, अपन धीरे धीरे व्यवस्थित करेंगे। कपड़े से, गेहूं से हटाते जाएंगे और कपड़े में उनको लगाते जाएंगे, एक साथ नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे लगाएंगे। ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, साधन क्या किए भाई, गेहूं से हटाए और कपड़े में लगाए। तो गेहूं की जो यूनिट, अब गेहूं से अगर साधन हटेंगे तो गेहूं की जो इकाई है उनमें क्या आएगी, कमी आएगी। गेहूं का जो प्रोडक्शन उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो गेहूं की जो पहले से क्या होगी 15 से अब कितनी यूनिट बन रही है, 14। और अब साधन किस में लग गए, कपड़े में साधन बढ़े हैं, तो पहले की अपेक्षा अब उसमें कितनी यूनिट बनेगी, एक। पहले 0 थी, अब क्या होगी, 1। अब फिर से अपन क्या करेंगे, गेहूं से हटाएंगे और कपड़े में लगाएंगे। तो गेहूं की यूनिट तो क्या होती जाएगी, कम, और कपड़े की यूनिट क्या होती जाएगी, ज्यादा, बढ़ती जाएगी। फिर 14 से क्या होगी, 12, और इसकी यूनिट में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये क्या हो गया, बढ़ गया। अब गेहूं की यूनिट में क्या होगी, फिर से अपन क्या करेंगे, गेहूं से साधन हटाएंगे और किस में लगाएंगे, कपड़े में लगाएंगे। तो गेहूं की जो इकाइयां है वो क्या होगी, 12 से क्या आ गई, 9, और कपड़े में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो कपड़े की यूनिट कितनी होगी, 3। फिर से अपन क्या करेंगे, साधनों को क्या करेंगे, गेहूं से हटाएंगे और कपड़े में क्या करेंगे, लगाएंगे। तो गेहूं की तो कितनी यूनिट बन रही है, 5, और कपड़े की कितनी बन रही है, 4। और लास्ट में अपन क्या करेंगे, जितने भी अपने जो 10 के 10 साधन हैं उन सभी को क्या करेंगे, गेहूं से तो हटा देंगे और किस में लगाएंगे, कपड़े में लगाएंगे। अब सारे के सारे साधन गेहूं से हट गए हैं, तो उससे क्या होगा अभी, गेहूं की तो कितनी बन रही है, 0, और कपड़े की कितनी बन गई है, 5 यूनिट। ठीक है। तो ये क्या है भी, एक तरह से अपने को एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है, ये दो वस्तु। अब देखा होगा आप लोगों ने कि ये क्या होता है भी, जैसे डायग्राम से मैं आपको बता देता हूं। जैसे इस पे अपने क्या लिया, कपड़ा, और यहाँ क्या लिया, गेहूं। ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, कपड़े की कितनी यूनिट बन रही है, 0, और गेहूं की कितनी यूनिट बन रही है, 15। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 0 के जस्ट सामने और 15 के, 16 और 14 के बीच का जो लेवल आएगा वो आ जाए 15। तो यहाँ पे टिक करें। ठीक है, बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो फिर अपन क्या कर रहे हैं अभी, कपड़े की कितनी यूनिट बन रही है, 2, और गेहूं की कितनी बन रही है, 12। तो कपड़े की तो 2 के जस्ट सामने और गेहूं के 12 के जस्ट सामने अपन क्या करेंगे, टिक करेंगे। फिर कपड़े की कितनी बन रही है, 3 यूनिट बन रही है, और गेहूं की कितनी बन रही है, 9 यूनिट। तो जो अपनी 3 है उसके जस्ट सामने और 9 के जस्ट सामने अपन क्या करेंगे, टिक करेंगे। फिर 4th यूनिट जो है बनाएंगे कपड़े की, तो कपड़े के तो जस्ट 4th पे और उसके जस्ट सामने गेहूं की कितनी है, 5 यूनिट है, तो उसको अपन टिक करेंगे। और लास्ट में क्या है कि कपड़े की तो क्या बनेगी, 5 यूनिट, और गेहूं की कितनी हो जाएगी, 0। तो अपना ये एक्स लाइन पे क्या आएगा, पॉइंट आएगा। फिर इसको अपन क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। ये अपना क्या बन जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र बन जाएगा, पीपीसी कर्व बन जाएगा। अब आती है बात अवसर लागत की। अवसर लागत क्या होती है, अवसर लागत क्या होता है, किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, मतलब कपड़े को प्राप्त करने के लिए गेहूं में जो कमी की गई है, मतलब किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का त्यागा गया भाग, त्यागा अथवा छोड़ा गया भाग ही क्या कहलाता है, अवसर लागत कहलाता है। मतलब अपन ने जैसे जैसे क्या किया, अभी गेहूं का उत्पादन बढ़ाया तो कपड़े में जो, सॉरी, कपड़े का उत्पादन बढ़ाया तो गेहूं में जो अपन कमी कर रहे हैं वही क्या मानी जाएगी, अपनी अवसर लागत मानी जाएगी। जैसे
अपन ने कपड़े का उत्पादन बढ़ाया तो गेहूं में क्या आई हुई, पहले 15 यूनिट थी, अब क्या बन रही है 14, तो कितने की कमी आ गई 1, फिर 14 से कितनी होगी 12, तो कितनी कमी आ गई 2, फिर 12 से कितनी हो गई 9, कितनी कमी आ गई 3, 9 से कितनी हो गई 5, तो कितनी कमी आ गई 4, और लास्ट में 5 से क्या हो गया 0, तो कितनी कमी आ गई 5। तो ये बोल रहा है कि अवसर लागत जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, ये मतलब बढ़ रही है। ठीक है, तो ये अवसर लागत का अगर अर्थ समझना हो तो उसका मतलब क्या होता है कि किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, मतलब कपड़े को प्राप्त करने के लिए गेहूं में जो अपन कमी कर रहे हैं ना, वही अपने क्या है अवसर लागत है। मतलब एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का त्यागा गया भाग ही क्या कहलाता है, अवसर लागत कहलाता है। अब उत्पादन संभावना वक्र देखो क्या होता है, इसको अपन इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, उत्पादन संभावना वक्र के सभी साधनों को अगर कोई गेहूं के उत्पादन में लगाया जाए तो अधिकतम बनने वाली इकाई कितनी होगी 15, और उन्हीं साधनों को अपन क्या करें भी कपड़े के उत्पादन में लगाएं तो अधिकतम कितनी बनेगी 5। इसके बाद अपन क्या करेंगे भी गेहूं की एक इकाई, गेहूं की एक इकाई में क्या करेंगे कमी करके कपड़े की अतिरिक्त इकाइयां क्या करेंगे बनाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा गेहूं का उत्पादन तो कम होता जाएगा और कपड़े का उत्पादन बढ़ेगा। अब आती है अवसर लागत। अवसर लागत क्या होती है, किसी एक निश्चित वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का त्यागा गया भाग ही अवसर लागत कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कपड़े की यूनिट बढ़ाने के लिए गेहूं में जो अपन कमी कर रहे हैं वही क्या मानी जाएगी, अपनी अवसर लागत मानी जाएगी। अब आता है क्या अवसर लागत समान होती है। देखो क्या होता है, अवसर लागत हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होती है। अवसर लागत क्या होती है, बढ़ते हुए क्रम में होती है। आपने देखा होगा यहाँ पे देखो अवसर लागत बढ़ रही है, पहले 0 थी, फिर 1 हो गई, फिर 2, 3, 4, 5। मतलब अवसर लागत क्या होती है, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होती है। ठीक है, अगर अवसर लागत क्या होगी समान होती है तो उत्पादन संभावना वक्र ढलवा न होकर तिरछा होगा। मतलब ये जो ढलवा भाग है, ये ढलान जो हो रही है इस तरह से, ये ऐसे नहीं होगी, ये सीधा होता, ये जो इसका जो ये इस तरह की जो ढलवा शेप है, ठीक है ना, ये किसके कारण हो रही है, ये हो रही है बढ़ती हुई अवसर लागत के कारण। उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलवा आकार है ये किसके कारण हो रहा है, अभी बढ़ती हुई अवसर लागत के कारण है। अगर ये अवसर लागत हर एक स्तर पे समान होती, 1 1 1 होती, तो ये क्या होता, सीधा नीचे की ओर क्या होता, तिरछा होता। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र का ये जो ढलवा आकार है ये क्या होता है, भाई बढ़ती हुई अवसर लागत के कारण होता है। और अगर उत्पादन अवसर लागत क्या होगी, समान होगी, तो ये क्या होगा, नीचे की ओर तिरछा। उत्पादन संभावना वक्र का, ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर मुड़ाव, ये क्या बोल रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र है वो दाईं ओर कब, दाईं मतलब राइट साइड में कब जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर मुड़ाव कब होगा। भाई आपको पता है कि इसकी मान्यता है तो क्या है कि तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर तकनीक में कोई परिवर्तन हुआ या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नई तकनीक आ गई, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, भी उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर मुड़ाव हो सकता है, दाईं ओर बढ़ सकता है। और यदि बाईं ओर मुड़ाव हो तो बाईं ओर मुड़ाव कब होगा, जब आपको पता है कि इसका ये रूल है कि साधनों का क्या होना चाहिए, पूर्ण उपयोग होना चाहिए। लेकिन अगर साधनों का अगर अपन पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं, साधन अल्प प्रयुक्त हो रहे हैं, कम प्रयोग में आ रहे हैं, जितनी उनकी क्षमता है उतना अगर उनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका बाईं ओर मुड़ाव होगा, बाईं ओर मुड़ाव होगा। तो ये क्या होता है अभी, उत्पादन संभावना वक्र का दाईं और बाईं ओर क्या कहलाता है, मुड़ाव कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना उत्पादन संभावना वक्र, और उत्पादन संभावना वक्र के का जो डायग्राम है वो आपको मैंने बता दिया। अवसर लागत के बारे में आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो उसके बारे में आपको बता दिया। अब आती है अपनी अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखो क्या होता है, अर्थव्यवस्थाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है।
पहली जो अर्थव्यवस्था होती है वो होती है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। दूसरी जो अर्थव्यवस्था होती है वो होती है बाजार या अथवा निजी अर्थव्यवस्था। और तीसरी जो होती है वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो क्या होता है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखो क्या होता है केंद्रीय मतलब यह वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण उत्पादन से संबंधित, उपभोग से संबंधित एवं सेवाओं से संबंधित समस्त आर्थिक क्रियाओं से संबंधित निर्णय जो है किसके द्वारा लिए जाते हैं, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। मतलब उत्पादन से संबंधित, उपभोग से संबंधित, सेवाओं से संबंधित और जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उन सबसे संबंधित जो निर्णय, जो डिसीजन है वो किनके द्वारा लिए जाते हैं, केंद्रीय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं या राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं या दोनों के द्वारा लिए जाते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, केंद्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण भी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। जो वस्तुओं की जो कीमतें होती है उनका जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है भी, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है कि कौन सी वस्तु किस कीमत पर बाजार में बेची जाएगी। इस अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, समाज का कल्याण करना होता है। मतलब इस अर्थव्यवस्था में समाज को क्या की जाती है भी, सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी जाती है कि समाज का कल्याण होना चाहिए, लाभ हो या न हो, तो समाज को क्या हो भी अधिकतम लाभ होना चाहिए। दूसरी जो अपनी अर्थव्यवस्था आती है वो आती है बाजार अर्थव्यवस्था अथवा निजी अर्थव्यवस्था। बाजार अथवा निजी अर्थव्यवस्था क्या होती है, बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन, उपभोग, सेवाओं एवं समस्त आर्थिक क्रियाओं के निर्णय निजी व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं। मतलब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कोई भी उत्पादन करना है, किसी प्रकार का उपभोग करना है, किसी प्रकार की कोई भी सेवा है या जितनी भी आर्थिक क्रियाएं, सेवा मतलब जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, ये जो अपनी देते हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है, तो उन सबसे संबंधित जो निर्णय जो होते हैं वो कौन लेता है अभी, निजी व्यक्ति लेते हैं। निजी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं से संबंधित, उपभोग से संबंधित, सेवाओं से संबंधित और समस्त आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो निर्णय है वो निजी व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण जो होता है, बाजार अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें कीमतों का निर्धारण जो है वो मांग एवं पूर्ति के द्वारा किया जाता है। मतलब मांग, बाजार में मांग किस प्रकार है, बाजार में पूर्ति किस प्रकार है, उन दोनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वस्तु की कीमतों का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। मतलब मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वहां पर क्या होता है, मूल्य का निर्धारण होता है। तो मांग और पूर्ति के द्वारा क्या किया जाता है, वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ एवं धन कमाना होता है। ये जो अर्थव्यवस्था होती है कौन सी, जो अपनी बाजार अर्थव्यवस्था है या जो निजी अर्थव्यवस्था है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है अभी, उसका मुख्य उद्देश्य लाभ एवं धन कमाना होता है। ये अर्थव्यवस्था क्या करती है, इस अर्थव्यवस्था को समाज के कल्याण पर ये ध्यान नहीं देती। चाहे व्यक्तियों को नुकसान हो, चाहे व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम को फेस करना हो, उनसे इनको मतलब नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या करना होता है, धन कमाना होता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाभ और धन कमाना होता है। तीसरी जो अपनी अर्थव्यवस्था आती है
वो आती है अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है अभी कि जो वस्तु है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें उत्पादन, उपभोग, सेवाओं से संबंधित समस्त आर्थिक क्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय सरकार एवं निजी व्यक्तियों द्वारा क्या किए जाते हैं, लिए जाते हैं। चाहे उत्पादन से संबंधित निर्णय हो, चाहे उपभोग से संबंधित निर्णय हो, चाहे सेवाओं से संबंधित निर्णय, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो सरकार के द्वारा भी और निजी व्यक्तियों के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या किए जाते हैं, लिए जाते हैं। आपने देखा कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में जो निर्णय है वो सरकार द्वारा लिए जाते थे, निजी अर्थव्यवस्था में जो निर्णय है वो निजी व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते थे। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित मतलब जो अपने देश की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था भी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब यहाँ पे जितने भी उपभोग से संबंधित, उत्पादन से संबंधित और समस्त आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो निर्णय है वो सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं, लिए जाते हैं। तथा वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण, वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण भी क्या किया जाता है अभी, सरकार और निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। अभी वस्तुओं की जो कीमत है उनका निर्धारण भी कौन करता है, अभी सरकार और निजी व्यक्तियों के द्वारा उनका निर्धारण किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनका मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम संतुष्टि देते हुए क्या करना, अभी लाभ प्राप्त करना, मतलब समाज का अधिकतम कल्याण करते हुए क्या करना, लाभ कमाना, इनका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब इसमें दोनों शामिल होते हैं, समाज का कल्याण भी होना चाहिए और लाभ भी प्राप्त होना चाहिए। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में तो क्या था, उसमें तो ये दे रखा था केवल समाज का कल्याण शामिल था, निजी अर्थव्यवस्था में केवल लाभ शामिल था। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाज का कल्याण भी शामिल है और लाभ को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। मतलब इस प्रकार कार्य करना है कि लोगों का कल्याण भी हो और लाभ भी क्या हो, अपने को प्राप्त हो सके। तो ये इस तरह से अपने को क्या दे रखा है, अभी इन तीन अर्थव्यवस्थाओं को समझाया गया है। इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं के मैंने आपको नाम बताए हैं। पहली दे रखी केंद्रीय योजना अर्थव्यवस्था, दूसरी दे रखी अपने को बाजार या निजी अर्थव्यवस्था, और तीसरी अपने को दे रखी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये अपने क्या दे रखी है, अपने को अर्थव्यवस्थाएं दे रखी है। अब देखो बस ओके, बाकी अपन क्या करेंगे, कल आगे का कल स्टडी करेंगे, ठीक है ना।